तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग इंटर पे। तो दोस्तों आज हम लोग एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत बार बार रिपीट किया है। तो इस क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, तो आपसे दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस को करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। अगर आप इसी तरीके से क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी रिलेटेड एमटीएस हो गया, एसएससी हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया एमटीएस के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1939 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। तो अब मान लो आपके एग्जाम में पूछ देगा इंड कब हुआ था, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका इंड हुआ था 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। और यह जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यह 70 देशों में हुआ था, ठीक है। थल सेना, वायु सेना, यहाँ पे युद्ध लड़े थे, ये सबको पता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देखिएगा। यहाँ पे देखिए, कहता है दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मैंने ले दिया है। यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के किस शहर में सर्वप्रथम परमाणु बम फेंका था, है ना। तो 6 अगस्त 1945 को किस शहर में, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा पे। किस पे दोस्तों? हिरोशिमा पे, है ना। ये फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि दोस्तों नागासाकी पे जो बम फेंका गया था वह कब फेंका गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे भेजा गया था, ठीक है। भेजा गया था बम को, ठीक है, फेंका गया था कह सकते हैं, ठीक है। और हिरोशिमा पे जो बम फेंका गया था दोस्तों, परमाणु बम, उस बम का क्या नाम था? तो उस बम का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो बम फेंका गया था परमाणु बम, उस बम का नाम था दोस्तों फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कहता है दोस्तों भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन थी, है ना। विच वाज द फर्स्ट स्पोकन फीचर फिल्म इन इंडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा थी, ठीक है। आलम आरा थी दोस्तों, यह बोलती फिल्म थी। अब आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारत की सबसे पहली फिल्म मॉक, यानी कि बिना बोलने वाली, तब आप लोग को याद करना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में बनी थी। कब बनी थी? 1913 बनी थी। किसके डायरेक्शन में? तो दादा साहब फाल्के के डायरेक्शन में बनी थी। और उसी समय से दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादा साहब फाल्के का जन्म कब हुआ, तो 30 अप्रैल 1870 में। कितना दोस्तों? तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 30 अप्रैल को हुआ था। और कब? 1870 में, 1870 में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 16 फरवरी 1944 में, ठीक है। और जो दादा फाल्के पुरस्कार आप लोगों ने नाम सुना होगा, सबसे पहले किसको दिया गया था? तो चलिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। 1969 में दिया गया था दोस्तों देविका रानी को, पहली महिला एक्टर। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, पहली महिला एक्टर। पहले क्या होता था ना कि लड़की का किरदार निभाना रहता था, तो लड़का ही निभाता था, पुरुष व्यक्ति ही लड़की का किरदार निभाते थे। तो इसमें देविका रानी जो थी वो पहली महिला एक्टर थी, और इसको दादा पुरस्कार पहला दिया गया था 1969 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया। कहता है गिद्धा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो चलिए दोस्तों, आपको आंसर पता रहे तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। लेवल आप लोग को पता लग रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। पंजाब का जो लोक नृत्य है ना, गिद्धा है। और गिद्धा के साथ साथ आप लोग भांगड़ा भी जानते होंगे। क्या जानते होंगे? भांगड़ा, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कहता है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड। अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा ओडिशा या उड़ीसा, ठीक है। ओडिशा कहो चाहे आप लोग उड़ीसा कहो, बात वही है, ठीक है, ध्यान रखना,
है ना। यह दोस्तों एक रथ आकार का है। जब इस मंदिर को आप लोग देखोगे तो यह एक रथ आकार का मंदिर है, ठीक है, एकदम रथ के जैसा लगेगा, ठीक है। इसमें सूर्य भगवान की प्रतिमा है, विष्णु भगवान की। चलिए और यहाँ पे इसको देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया है ना। ये जो गीत है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ठीक है। और कब लिखा गया था? तो 1905 में लिखा गया था। और इसका जो एक रचना है बंग ए दार, है ना, इसका रचना आप लोग याद करिए, बंग ए दार। इसी में दोस्तों इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा, इस लाइन को, इस गीत को, इसी अपने रचना में, यही रचना का नाम है उसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आपको पता है राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के है, और राष्ट्रीय गान के कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। और ये राष्ट्रीय गान किसको कहते हैं? जनगण मन को। चलिए ये पता होना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर, है ना। ये पुरुष में थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अगर महिला में क्वेश्चन करे तब आप लोग को, अगर महिला में कहे दोस्तों तो चलिए आप लोग को मैं महिला का भी आंसर बताता हूँ। मीरा कुमार, क्या नाम है उनका? मीरा कुमार नाम है दोस्तों, और पहली स्पीकर बनी थी, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते जाइए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए वीडियो को। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो यहाँ पे दोस्तों जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें दोस्तों टोटल भाषाओं की संख्या है 22, ठीक है, 22 है, ठीक है। हाल ही में जोड़ा भी गया था, ठीक है, पहले 22 नहीं था, इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, संशोधन करके। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 गो तीली है। कितना तीली है? 24 तीली है। और आपसे यदि दोस्तों मैं क्वेश्चन पूछूँ कि जो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है, और ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी को पता है तो कमेंट में बताते चलिए, है ना, बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? सारनाथ से। कहाँ से दोस्तों? सारनाथ से, ठीक है, सारनाथ से लिया गया है। अब ये अशोक चक्र ही क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता था ना, अशोक का जो शिलालेख है उसमें जितना भी, लगभग जितना शिलालेख है ना, उसमें उसका शिलालेख पे चक्र बना हुआ रहता था 24 गो तीली वाला। इसीलिए दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में वहाँ से ही लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है हु इज़ द करेंटली द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट के प्रधानमंत्री, ठीक है। जिस समय की बात की जाए उस समय के प्रधानमंत्री वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अभी तो दोस्तों हम लोग जिस समय वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, यानी कि 2021 में नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी। और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो नीति आयोग है ना, इसके पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, पंचवर्षीय योजना चलती थी, ठीक है, 5 सालों की योजना, ठीक है, 5 सालों तक एक योजना को लाया जाता था और फिर ये योजना हर साल चेंज होती रहती थी। तो ये जो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना। पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग में कैसे कन्वर्ट किया गया, कब कन्वर्ट किया गया? तो इसका आंसर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कब याद रखना है? तो 1 जनवरी 2015 को, और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि अगर मान लो आपसे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन कर दे तो आप लोग क्या मारिएगा? पंचवर्षीय योजना से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा 9 जुलाई को। कब दोस्तों? 9 जुलाई को
और 1951 में, 9 जुलाई को 1951 में। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र, जब स्वतंत्र हुआ था तो 1947 में तो स्वतंत्र हुआ था, पता है। 51 है तो ज़्यादा दिन का समय नहीं, तो स्वतंत्र घड़ी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो पता है। तो 3 साल का अंतर है, तो 1951 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय के भी अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पंचवर्षीय योजना के जो उद्घाटन करता है कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, उसमें किसको विकास किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो कृषि को विकास दिया गया था। किसको? कृषि को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है ना? कौन सा ऐसा ग्रह आपको ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों जिसका कोई भी उपग्रह नहीं? तो मार्स यानी कि मंगल, मरकरी यानी कि बुध, और सैटर्न यानी कि शनि, और जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो चलिए मैं इसका आंसर आप सभी को बताता हूं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुध यानी कि मरकरी। मरकरी का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी 0 है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि किस ग्रह का? तो एक बुध है और साथ में दोस्तों एक शुक्र भी है, ठीक है। तो ये दोनों है दोस्तों जिसका 0 सैटेलाइट है, नेचुरल जो है 0 सैटेलाइट है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बुध अपने अक्ष में रह करके कितने दिनों में कंप्लीट करता है ना, घूमता है, तो 88 दिनों में दोस्तों अपना जो घूर्णन गति होता है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह बुध को ही माना जाता है, ठीक है। अगर मैं शुक्र की बात करूँ, अगर मैं दोस्तों आपसे शुक्र की बात करूं तो इसको दोस्तों सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है ना। ये सूर्य के बाद ये दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। अगर सूर्य ऑप्शन में न रहे और पूछ दे कि किस ग्रह, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका गर्म ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन शुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो सूर्य के नज़दीक है शुक्र, अब ये क्या करता है कि ये अपने अंदर एक्ट्रैक्ट कर देता है गर्मी को, लेकिन बाहर जाने के इसमें नहीं है, इसमें बाहर निकलने का नहीं है। अंदर आने का रास्ता है लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं, इसलिए ये गर्म ग्रह है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि ये सबसे अधिक किसका उपग्रह है? सबसे अधिक किसका उपग्रह है? तो आप सभी का आंसर क्या आएगा जी? जुपिटर यानी कि बृहस्पति आएगा, ठीक है। कितना है? तो 79 है। और अपने पृथ्वी के पास कितना है जी? अपने पृथ्वी के पास कितना है? ओनली एक है दोस्तों, जो कि चंद्रमा है, ठीक है। चलिए उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा आप सभी को दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए, कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख है ना, ज्वार नदी मुख बनाती है? ज्वार नदी कहने का मतलब दोस्तों एक डेल्टा टाइप से, ठीक है। तो ये जो ज्वार नदी मुख दोस्तों ये ताप्ती नदी के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? ताप्ती नदी के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? ताप्ती नदी के द्वारा। एक और है नर्मदा नदी के द्वारा। तो यदि नर्मदा रहे या ताप्ती रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये दोनों नदी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आगे। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन है ना? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप ग्रुप? ऑप्शन नंबर है प्लॉट बेयर, ऑप्शन नंबर बी है कवरत्ती, ऑप्शन नंबर सी आइजोल, ऑप्शन नंबर डी ईटानगर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लॉट बेयर, ठीक है, प्लॉट बेयर, है ना। और ये जो कवरत्ती है, कवारती है जो ये दोस्तों लक्षद्वीप के, किसकी है? ये जो राजधानी है दोस्तों ये किसकी राजधानी है? तो लक्षद्वीप की है। किसकी है? लक्षद्वीप की है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे दोस्तों कि अंडमान निकोबार का टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब, तो इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है अंडमान निकोबार का 8,249 किलोमीटर, 8,249 किलोमीटर, ठीक है। ये अंडमान निकोबार का। अब आपके एग्ज़ाम में लक्षद्वीप से रिलेटेड आता है, ठीक है, लक्षद्वीप से भी आ जाता है। तो इसका भी मैं बता देता हूँ, इसका जो है ना ये क्वेश्चन लल्लन टॉप है दोस्तों, ये पूछता है। तो इसका जो है 32.62 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है? तो 32.62 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और दोस्तों आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है ना? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग का आंसर क्या आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट का क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा। तो बट आपको मैं बता दूं 9 नहीं होगा। क्यों? आप लोग कहोगे कि सर पहले 8 था और 2 को जुड़ गया है, वो जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, ये 2 को जुड़ गया, तो पहले 8 है 2 9 हो गया, सॉरी 8 है 2 11 ना हो जाएगा, सॉरी पहले कितना 7 था, है ना, पहले 7 था, 2 को जुड़ गया तो 9 हो गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों दादर तथा हवेली,
है ना, इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसको ऐड कर दिया गया है एक अलग पार्टिकुलर के साथ, तो एक कम हो गया ना, तो पहले के ही 8 है। ठीक है, टोटल याद रखिए कितना है, 8 ही है, ना ही घटा है ना ही बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा क्या है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बाकी सब वही है और एक ऐड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख लीजिए। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक है दोस्तों, यह हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है। नासिक क्या है? हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है, जो कि मुंबई से पुणे तक फैला हुआ है। ठीक है, यह कहाँ पे है तो मुंबई में है। तो ये किस नदी के किनारे है तो ये गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है ना, निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी? 15 का ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है तो 138 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कौन सा? तो सरदार सरोवर बांध। आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध। ठीक है, यह किस नदी पर है और यह कहाँ है? तो यह दोस्तों भगीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और किस जिला में है तो गढ़वाल जिला में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख लीजिए दोस्तों। कहता है भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अधिक दाल उत्पादन करने वाला। ठीक है, तो दाल उत्पादन करने वाला दोस्तों ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाल उत्पादन करता है। और जो धान है दोस्तों, अगर धान की मैं बात करूँ तो धान है दोस्तों पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूँ गेहूँ की, ठीक है, गेहूं की तो यूपी हो जाएगा। यूपी से गन्ना का, आलू का, अगर गन्ना का ज़्यादा खेती होता है तो गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है, तो चीनी भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यूपी हो जाएगा, है ना। गेहूं, आलू, गन्ना, चीनी, ये सब कहाँ का सबसे अधिक उपजाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, नेशनल पार्क है, यह कहाँ पर है? तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसको दोस्तों कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे भी चेंज करके देगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो भी ये कर्नाटक में है। ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है। ठीक है, यानी टाइगर को संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कहता है 1024 बाइट इज इक्वल टू, यानी कि 1024 बाइट फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान के बराबर है। तो 1024 बाइट है दोस्तों, तो बाइट कहने का मतलब यह 1 KB के बराबर होगा। अगर 1024 आएगा KB तो यह दोस्तों 1 MB के बराबर होगा। यदि दोस्तों 1024 MB आएगा तो यह दोस्तों 1 GB के बराबर होगा, जो कि आपका मोबाइल फ़ोन का डाटा डेली देता है। अगर 1 GB आएगा, है ना, सॉरी 100 GB, अगर 100 GB की बात करते हैं, अगर 100 GB आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 TB कहते हैं, है ना। 100 GB को 1 TB कहते हैं, 100 GB को ही ना कहते हैं कि 1000 को कहते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये होता है दोस्तों फंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों डिस्कवर द रे, तो यहाँ पे डिस्कवर रे, तो यहाँ पे रॉन्टजन हो जाएगा, है ना। एक्स किरण की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अब गोल्डस्टीन के द्वारा क्या खोज किया गया था दोस्तों? तो आप सभी को याद होना चाहिए, गोल्डस्टीन के द्वारा दोस्तों प्रोटोन का खोज किया गया था, सॉरी प्रोटॉन का खोज किया गया था। और दोस्तों थॉमस के द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। फराडे के द्वारा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के, है ना, जो चुंबकीय प्रेरण है, इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको खोज किया गया था। और दोस्तों चैडविक की बात करें न्यूट्रॉन की, है ना, न्यूट्रॉन की, तो ये चैडविक के द्वारा खोज किया गया था। अगर दोस्तों हम लोग न्यूक्लिक की बात करें यानी नाभिक की, तो यह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख लीजिए दोस्तों। कहता है कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कलिंग पुरस्कार दोस्तों यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब मैं आपसे कहूँ कि कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों पद्म पुरस्कार। क्या याद रखिएगा?
याद आपको क्या याद रखना है, पद्म पुरस्कार, ठीक है। अगर चिकित्सा शास्त्र का हो चाहे साहित्य शास्त्र का हो, इन दोनों में दोस्तों, इन दोनों के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, नोबेल पुरस्कार। और भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, जो कि सबसे पहला भारत रत्न किनको दिया गया है, तो हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है ना। और महिला में बात की जाए तो महिला में इंदिरा गांधी को दिया गया है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों, मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत किसकी रचना, आप यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है दोस्तों, कालिदास की। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पे वान भट्ट के द्वारा क्या क्या रचित किया गया है, तो वान भट्ट के द्वारा दोस्तों कादम्बरी है, क्या याद रखिएगा, कादम्बरी और हर्षचरितम, है ना। ये दो दोस्तों बहुत ही फेमस है, जो कि वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। और कनिष्क जो है ना दोस्तों, कनिष्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मुद्रा पर सूर्य का अंकन किस शासन ने किया था, सूर्य का अंकन, मुद्रा पर सूर्य का अंकन किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था, ये क्वेश्चन आता है। अगर मैं कबीर दास की बात करूँ तो इसका फेमस बुक का नाम है बीजक, है ना। इससे क्वेश्चन आता है कि बीजक किसकी रचना है, या बीजक में बीजक जो है या किसके द्वारा रचित है, तो यह कबीरदास के द्वारा रचित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि भारत में, ठीक है, भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अब 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं, थल सेना दिवस, जो भी हमारे थल सेना है वो दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1 जुलाई को दोस्तों चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, चिकित्सा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कह सकते हो या राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे भी कह सकते हो, ये, ठीक है। ये दोस्तों मनाया जाता है डॉक्टर विधन चंद्र राय के उपाधि पे, ठीक है। इनका निधन दोस्तों और जन्म 1 जुलाई को हुआ था, और ये पेशे से डॉक्टर थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना, सेनानी भी थे, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इनके पुण्यतिथि और जन्म तिथि दोनों पे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 आपके एग्जाम में पूछा गया, कहता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रसेलियस, ठीक है, ब्रसेलियस, जो कि इसकी राजधानी आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स, है ना, ब्रुसेल्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा, है ना। जो ये क्या है दोस्तों, ब्रसेलियस की राजधानी है ब्रुसेल्स, है ना, और यहीं पे इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कहता है थॉमस कप किससे संबंधित है ना, थॉमस जो कप है दोस्तों वह किस चीज़ से संबंधित है, तो इसका आंसर आप सभी का क्या आना चाहिए दोस्तों, हाँ जी, बैडमिंटन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बैडमिंटन यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोग दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है दोस्तों येन किस देश की मुद्रा है, जो येन है वह किस देश की मुद्रा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कहता है जापान की, किसकी है, जापान की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की क्या है, भारत की क्या है, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा दोस्तों। और नेपाल की क्या है, भारत हो गया, नेपाल हो गया और पाकिस्तान हो गया, इन तीनों का दोस्तों लगभग सेम है। हम लोग में रुपया चलता है, इस समय रुपया चलता है, थोड़ा सा लिखने का वर्ड अलग है, लेकिन उच्चारण दोनों तीनों का सही है, रुपया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और म्यांमार में क्या है, तो दोस्तों म्यांमार का जो मुद्रा का नाम है वो है म्यांमार कांत, ठीक है, म्यांमार कांत। और थाईलैंड का क्या है, तो थाईलैंड बाट है, ठीक है ना, थाईलैंड बाट है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये क्लासेज अच्छी लगी हो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको दोस्तों इसी तरीके से और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लो, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।